नमस्कार, मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार में बीते एक हफ्ते के भीतर क्या हुआ, किसने क्या कहा और कौन सी ऐसी खबरें रहीं जिन्हें आप तक पहुंचने से पहले दबाने की कोशिश हुई, आज उन्हीं सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करते हैं। स्वागत है आपका हमारी स्पेशल साप्ताहिक रिपोर्ट में। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे उस ताकत की जो पटना के गर्ल्स हॉस्टल कांड को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सवाल उठाएंगे कि पटना पुलिस किसके दबाव में काम कर रही है और सच सामने आने में देरी क्यों हो रही है। इसके साथ ही चर्चा होगी लालू परिवार की राजनीति की, समझेंगे कि तेज प्रताप की वापसी कैसे हुई, इसके पीछे क्या मजबूरियां थी और इसका असर बिहार की सियासत पर क्या पड़ने वाला है। और आखिर में बात करेंगे बिहार सरकार और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बुलडोजर एक्शन की। क्या वाकई इससे बिहार में जमीन विवाद खत्म हो जाएगा या फिर ये कार्रवाई सिर्फ दिखावे की है और कहानी कुछ और ही है। सवाल बड़े हैं, जवाब जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की रिपोर्ट उस खबर से शुरू करते हैं जिसे दबाने के लिए सिस्टम ने पूरा जोर लगा दिया। एक मासूम छात्रा के साथ हुए कथित अत्याचार को छिपाने की कोशिश, वही पुरानी कहानी जहां प्रभावशाली लोग सफेद पोशाक पहनकर उजाले की चमक में खुद को बेदाग दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है तोंद वाला अंकल? शायद भूल गए होंगे क्योंकि हम जनता भूलने में माहिर है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड, जहां ब्रजेश ठाकुर नाम का राक्षस समाज सेवा की आड़ में मासूम बच्चियों को प्रताड़ित करता रहा। दर्जनों बच्चियां चीखती रहीं लेकिन सिस्टम सोता रहा। क्यों सोता रहा सिस्टम? क्योंकि अंकल लोग आते थे, बाहर के लोग आते थे। ब्रजेश ठाकुर बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता था, सिस्टम के अंदर तक उसकी पहुंच थी। राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक चुप्पी ने उस राक्षस को ताकत दी। हमने उस कांड को भुला दिया और नतीजा, न जाने कितने तोंद वाले अंकल आज फिर सक्रिय हो गए हैं। अब बात करते हैं पटना के गर्ल्स हॉस्टल की। यहाँ एक ऐसा कांड हुआ है जिसे पहले खूब दबाने की कोशिश की गई। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वही काला सिस्टम जो मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर को बचा रहा था, वही ताकत पटना में भी सक्रिय हुई होगी। मुनाचक के हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत, परिजनों के आरोप गंभीर हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वह है सिस्टम का ढंग और अंदाज। छात्रा को 2 दिनों तक अलग अलग अस्पतालों में भटकाया गया, परिजनों के आरोपों को नजरअंदाज किया गया। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने बिना जांच और ठोस सबूत के इसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका अत्यंत संदिग्ध है। पहले एसएसपी ने कहा कि मौत नींद की गोली से हुई, फिर एसएम कहते हैं कि पोस्टमार्टम से स्पष्ट नहीं है कि मौत गोली से हुई या किसी अन्य कारण से। अब कहा जा रहा है कि जांच का दायरा बढ़ाया गया है। यह यूटर्न क्यों? क्या दबाव में बयान बदले जा रहे हैं? पुलिस के अलग अलग बयानों ने जांच को और उलझा दिया, या यूं कहें कि वे अपने प्रयास में कहीं ना कहीं सफल हो गए। छात्रा के पिता, माता और परिजन ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस शुरू से ही मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अहम बातें छिपाई गई हैं। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच कराई जाए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शुरू से ही इस मामले को सुसाइड के रूप में दिखाने की कोशिश की, जबकि सच्चाई कुछ और है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं, हॉस्टल में छात्रा की गतिविधियों की जांच हो रही है, बाहरी संपर्कों की छानबीन चल रही है। यह देखा जा रहा है कि जहानाबाद या कहीं बाहर कोई घटना तो नहीं हुई। पुलिस छात्रा के मोबाइल रिकॉर्ड से यह जानने की कोशिश कर रही है कि मौत से पहले उसने किन किन लोगों से बात की थी। लेकिन सवाल यह है कि जो पुलिस पहले आत्महत्या बता रही थी, क्या अब वही निष्पक्ष जांच कर पाएगी? यहाँ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान अहम हो जाता है। पप्पू यादव ने यह दावा किया कि पटना में एक ऐसा सिस्टम है जो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को बड़े बड़े लोगों, नेताओं के चेंबर तक पहुंचाता है। बयान पहले देख लीजिए। बेटी सुरक्षित है और मेरा मानना है जब तक ये लगभग नेता, दलाल, माफिया जो इवेंट्स करते हैं पटना में, जो 10 दिनों में 3 महीना 2 साल के अंदर 3-3 करोड़ का डिफेंडर खरीद लेते हैं बम्बई से बच्ची को लाकर और बड़े नेताओं को पहुंचाते हैं,
नेताओं के, मंत्री के चैम्बर में जाते हैं, क्या सुरक्षित है? पप्पू यादव ने जो बातें कही इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर पप्पू यादव सच कह रहे हैं तो यह बिहार के लड़कियों के लिए बहुत खतरनाक है। इस मामले की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हाँ, अब इधर का जरूरी सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में असलियत क्या है? पुलिस के बयानों में इतना बदलाव क्यों? क्या यह मामला भी मुजफ्फरपुर की तरह दबा दिया जाएगा? अंकल लोग इस बार भी बच पाएंगे? याद रखिए, मुजफ्फरपुर भूलने का नतीजा सामने है। अगर हम इस बार भी चुप रहे, अगर हम इस बार भी भूल गए तो न जाने कितनी और बेटियों को न्याय नहीं मिल पाएगा। परिजनों की मांग सही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सबसे जरूरी, जनता को जागरूक रहना होगा, क्योंकि जब जनता भूल जाती है तो राक्षस फिर से पनपने लगते हैं। खैर, अब थोड़ी बिहार की राजनीति की बात कर लेते हैं। बिहार की खबरों में हर वक्त आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का परिवार छाया रहता है। इस हफ्ते भी इस परिवार की जोरदार चर्चा रही। आरजेडी के नेतृत्व को लेकर परिवार बढ़ता नजर आ रहा है। वही लैंड फॉर जॉब मामले में परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तेजस्वी यादव विदेश यात्रा करके बिहार लौट आए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इस वक्त तेजप्रताप यादव सुर्खियों में बने हुए हैं। लंबे समय के बाद तेजप्रताप यादव की लालू परिवार में वापसी हो गई है। तेजप्रताप यादव के दही चूरा भोज में लालू यादव पहुंच गए। इस बात ने सभी को चौंका दिया। अब सवाल यह उठता है कि लालू यादव आखिर माने कैसे? तेजप्रताप यादव को घर में एंट्री कैसे मिल गई? और सबसे बड़ी बात, तेजप्रताप ने तो भोज का आमंत्रण तेजस्वी यादव को भी दिया था, तो फिर वह क्यों नहीं आए? देखिए, चर्चा यह है कि तेजप्रताप जिस तरह से बिहार में राजनीति कर रहे हैं वो बीजेपी के करीब होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दही चूरा भोज में भी गए थे। इसके अलावा उन्होंने विजय सिन्हा को अपने भोज में आने का निमंत्रण भी दिया। बात यहां तक होने लगी कि तेजप्रताप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उन्हें एमएलसी बनाकर सरकार में मंत्री भी बना सकती है। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव इसी बात को लेकर चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यह आरजेडी और उनके परिवार के लिए काफी बुरा हो जाएगा। तेजप्रताप ने लालू से यह भी कह दिया कि अगर आप भोज में नहीं आएंगे तो हम बड़ा कदम उठा सकते हैं। तभी लालू यादव दही चूरा भोज में गए। लालू यादव की सोच साफ है। वो समझते हैं कि तेजप्रताप यादव का बागी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो विरोधी के साथ चले जाएंगे तो आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और अभी वर्तमान में उनके परिवार की हालत वैसे भी ठीक नहीं है। विरोधी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने रोते हुए राबड़ी आवाज छोड़ दिया। वो लगातार तेजस्वी के फैसलों और उनके सहयोगियों पर सवाल उठा रही हैं। अगर इस बीच तेजप्रताप भी विरोधी खेमे में चले जाते तो इस नुकसान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। यह डैमेज कंट्रोल लालू यादव के लिए जरूरी था। इस बात को तेजप्रताप यादव ने भी समझा और इसे भुनाया। लालू यादव के भोज में आते ही तेजप्रताप यादव ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ही लालू यादव की असली पार्टी है। तेजप्रताप ने तो तेजस्वी को भी जनशक्ति जनता दल में शामिल होने का ऑफर दे दिया। यह बयान काफी मायने रखता है। यह साफ संकेत है कि तेजप्रताप अब खुद को मजबूत स्थिति में देख रहे हैं। तेजस्वी यादव का भोज में शामिल नहीं होना एक साफ संकेत है। भले लालू यादव ने तेजप्रताप यादव को स्वीकार कर लिया हो, लेकिन तेजस्वी ने नहीं किया। यह लालू परिवार की असली तस्वीर है। लालू परिवार अभी साफ तौर पर दो खेमों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। एक खेमा तेजस्वी के साथ है तो दूसरा खेमा तेजस्वी से नाराज है। नाराज खेमा यह चाहता है कि तेजप्रताप की घर और पार्टी में पूरी तरह वापसी हो जाए, साथ ही आरजेडी में तेजस्वी का वर्चस्व कम हो, और इन दोनों खेमों के बीच लालू यादव अटके हुए नजर आ रहे हैं। तो यह है लालू परिवार की असली तस्वीर। एक तरफ तेजस्वी की बढ़ती ताकत, दूसरी तरफ तेजप्रताप की वापसी, बीच में परेशान लालू यादव और नाराज रोहिणी आचार्य। सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या यह परिवार एक साथ आ पाएगा या फिर यह खींचतान और बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पारिवारिक राजनीति का असर आरजेडी की ताकत पर पड़ेगा? वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा।
चलिए अब उस खबर की बात करते हैं जो हर बिहारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। बिहार में इन दिनों बुलडोजर को लेकर जबरदस्त चर्चा है। कहा जा रहा है कि बिहार में बुलडोजर का नया दौर शुरू हो चुका है और इस पूरे अभियान की अगुवाई कर रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा। विजय सिन्हा इन दिनों बेहद सख्त तेवर में नजर आ रहे हैं। उनके बयान बता रहे हैं कि सरकार इस बार जमीन विवाद को जड़ से खत्म करने के मूड में है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है। मठ और मंदिर की जमीन वापस लेने का दावा किया जा रहा है। सड़कों को चौड़ा करने और अवैध कब्जे हटाने की बातें हो रही हैं। सोच और विजन सुनने में अच्छे लगते हैं। हर आम बिहारी यही चाहता है कि जमीन विवाद खत्म हो और सरकारी जमीन पर कोई कब्जा ना रहे। लेकिन सवाल नियत का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो इस पूरे विभाग को चला रहा है। राजस्व विभाग बिहार का वही विभाग है जिसे आम लोग सबसे ज्यादा भ्रष्ट मानते हैं। ऊपर से नीचे तक फाइलें बिना पैसे के नहीं चलती। टेबल के ऊपर कम और टेबल के नीचे ज्यादा काम होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ सख्त बयान देकर और चेतावनी देकर क्या यह सिस्टम सुधर जाएगा? खुद सरकार की चेतावनी के बाद भी हालत बदले नहीं है। बेगूसराय, गोपालगंज और दूसरे जिलों से लगातार खबरें आ रही हैं कि अंचल अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं। यानी डर का असर जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में बुलडोजर सभी के लिए एक जैसा चल रहा है या फिर हैसियत देखकर चलाया जा रहा है? अगर सरकार सच में अतिक्रमण हटाने को लेकर ईमानदार है तो सबसे पहले नजर राजधानी पटना पर जानी चाहिए। पटना की सड़कों पर आज भी बड़े बड़े शोरूम का कब्जा है। पक्की दुकानें हैं, सालों पुराने कब्जे हैं। फुटपाथ और सड़कें अतिक्रमण से भरी पड़ी हैं। बोरिंग रोड, एग्जीबिशन रोड जैसे सड़कों को बड़े बड़े कारोबारियों ने पार्किंग बनाकर रखा है। पटना में कोई इंसान चाहे कि वो बिना कोई दिक्कत के फुटपाथ पर चल ले या नामुमकिन है। उन्हें जान जोखिम में डालकर सड़क पर चलना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्या वजह यह है कि ये इलाके बड़े नेताओं के विधानसभा क्षेत्र में आते हैं? उदाहरण के तौर पर बांकीपुर, जहां से विधायक हैं नितिन नवीन। अब जब वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो क्या उनके क्षेत्र में उनके ही वोटर के खिलाफ बुलडोजर चल पाएगा? पटना का राजीव नगर इलाका जो लगभग अतिक्रमण पर ही बना है, वहां के घरों पर बुलडोजर चलेंगे? एक बार सरकार ने प्रयास भी किया था, लेकिन क्या हुआ? आखिर कैसे चलती है वहां पर बुलडोजर? वहां तो ज्यादा अमीर या फिर ठीक ठाक परिवार के लोग रहते हैं, तभी लाखों का पक्का चमचमाता मकान बना रखा है। गरीब और झोपड़ी रहती तो बुलडोजर कब का चल गया होता। ऐसे ही बिहार के कई बड़े नेताओं के इलाके हैं जहां अतिक्रमण साफ दिखाई देता है, लेकिन वहां कार्रवाई या तो होती नहीं है या फिर बहुत सीमित रहती है। दूसरी तरफ कार्रवाई होती है तो झुग्गी झोपड़ी वालों पर, फुटपाथी दुकानदारों पर और गरीब लोगों पर। यही वजह है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या अतिक्रमण सिर्फ गरीब करता है? क्या बड़े लोग, बड़े दुकानदार और रसूख वाले लोग अतिक्रमण से बाहर हैं? सरकार ने यह भी साफ कहा है कि 45 दिनों के भीतर सरकारी मठ और मंदिर की जमीन पर अगर किसी तरह की निजी जमाबंदी है तो उसे रद्द किया जाएगा। सुनने में यह फैसला सख्त लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। दशकों पुराने कागजात, कोर्ट में चल रहे मामले और प्रशासनिक मिलीभगत के बीच क्या 45 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा या फिर यह कार्रवाई भी चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाएगी? डर यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिसका रसूख कम है उनकी जमाबंदी तुरंत रद्द कर दी जाए और जिनका रसूख ज्यादा है उनकी फाइल ठंडे बस्ते में डाल दी जाए। अगर विजय सिन्हा और बिहार सरकार वाकई जमीन विवाद खत्म करना चाहती है तो शुरुआत राजधानी पटना से होनी चाहिए। शुरुआत बड़े नामों से होनी चाहिए। कार्रवाई अमीर और गरीब, नेता और आम आदमी के में फर्क किए बिना होनी चाहिए, वरना यह बुलडोजर अभियान जमीन विवाद खत्म करने का नहीं बल्कि नई राजनीति और नई बहस खड़ी करने का कारण बन जाएगा। और तब बिहार की यही जनता पूछेगी, बुलडोजर चला लेकिन क्या वो बराबरी से चला? तो ये था हम लोगों का स्पेशल साप्ताहिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो तमाम सवाल हैं उन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।